everyone, myself Manvi Sharma. In this video, we are going to start cell cycle and cell division chapter right from starting और इसको हम पूरा NCERT से कवर करेंगे. NCERT का एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो मतलब हम इसी वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है. जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं ना, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कुछ अलग, तो वो भी हम देखते हैं. साथ में हम 45 क्वेश्चंस इसके साथ ही NCERT रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो भी हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले देखो, आप अपनी NCERT सामने ओपन कर लीजिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल? क्या आपको पता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स, इवन द जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी अपनी लाइफ जो होती है वो एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं. ठीक है. यू मे वंडर हाउ ए सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिजम्स. आप ऐसे बैठ के सोचते हुए कि एक सिंगल सेल इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बना देता है. देखो, तो ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, सेल के. तो वो करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन जो होता है वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, सेल्स के. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स. ठीक है. इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और सारे सेल्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे? बाय डिवाइडिंग इनटू टू. ठीक है, दो चीज़ों में वो डिवाइड हो जाते हैं. कौन? सारे सेल्स. ऐसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं. विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स. जो हर एक पेरेंटल सेल होता है ना, वो आगे जाके दो डॉटर सेल्स बनाता है. ठीक है, जितने भी टाइम वो डिवाइड करता है. मतलब सारे सेल्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय डिवाइडिंग इनटू टू, विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिवाइड. तो सारे सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे? बाय डिवाइडिंग इनटू टू. दो चीज़ों में डिवाइड हो जाते हैं और हर एक पेरेंटल सेल जो होता है वो आगे जाके क्या बनाता है? दो डॉटर सेल्स बनाता है जितने भी टाइम वो डिवाइड करता है. ठीक है. और ये जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स होते हैं, जो आगे जाके न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स होते हैं, वो खुद ग्रो कर सकते हैं, कैन दमसेल्स ग्रो, और डिवाइड भी कर सकते हैं और आगे जाके न्यू सेल की पॉपुलेशन बनाते हैं. क्या करते हैं? देखो, ये जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स होते हैं ये खुद ग्रो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और आगे जाके न्यू सेल की पॉपुलेशन बनाते हैं. ठीक है. ये जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स होते हैं ये खुद ग्रो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और आगे जाके न्यू सेल की पॉपुलेशन बनाते हैं. ठीक है. जो कैसे बनती है? ग्रोथ से बनती है और डिवीजन से बनती है. किसकी? सिंगल पेरेंटल सेल की और इसकी प्रोजेनी की. सुनो, ये जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स जो बने वो कैसे बनते हैं? मतलब वो खुद ग्रो करते हैं, कैन दमसेल्स ग्रो, और आगे जाके डिवाइड भी हो सकते हैं और आगे जाके दो डॉटर सेल्स बना, दो गिव राइज टू न्यू सेल पॉपुलेशन, आगे जाके न्यू सेल की पॉपुलेशन बनाते हैं. ठीक है. दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ. जो कैसे बनती है? ग्रोथ से और डिवीजन से. किसकी? सिंगल पेरेंटल सेल की और उसकी प्रोजेनी की. ठीक है. अब देखो, अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ये जो साइकिल्स होते हैं किसके? ग्रोथ के और डिवीज़न के. ठीक है. ये अलो करते हैं एक सिंगल सेल को आगे जाके मिलियंस ऑफ सेल्स बनाने में मदद करते हैं. कौन से साइकिल्स? ग्रोथ के और डिवीज़न के. तो इस पैराग्राफ में ये था. सिंपल सी बात है. इस पैराग्राफ में क्या था कि एक सिंगल सेल ही आगे जाकर मिलियंस ऑफ सेल्स बनाता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाता है. ठीक है. और कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके? सेल के. कौन कौन से होते हैं? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है. उसके बाद वो बोल रहा है कि एक सिंगल पेरेंटल सेल ही आगे जाके डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाता है. ठीक है. उसके बाद जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स होते हैं वो खुद डिवाइड कर सकते हैं, कैन दमसेल्स ग्रो एंड डिवाइड, और आगे जाके न्यू सेल की पॉपुलेशन बनाता है. ठीक है. किससे बनाता है? ग्रोथ से और डिवीजन से. ठीक है. इस पूरे पैराग्राफ में यही है. एक बार हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे. आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल? यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिजम्स. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide. These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. In other words, such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. हो गया. 5 मिनट के अंदर हमारा ये वाला पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट पैराग्राफ 10.1 एक्सरसाइज सेल साइकिल.
सेल डिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सेल डिवीजन होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि इससे ही आगे हमारा जो भी होता है नए नए सेल्स बनते हैं, इसी से ही बनते हैं, सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल, जब डिवीजन होती है किसकी, सेल की, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। जब डिवीजन होती है किसकी, सेल की, तो उसके अंदर दो चीज़ें और भी होती हैं, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ। ठीक है, और ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, जो सेल डिवीजन हो गई, डीएनए रेप्लिकेशन हो गई और सेल ग्रोथ हो गई, ये कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं। एक बहुत ही एक बहुत ही मतलब अच्छे डिसिप्लिन में वर्क करते हैं। ठीक है, ठीक है। क्यों करते हैं, ताकि इंश्योर हो करेक्ट डिवीज़न, ताकि अच्छी तरह से डिवीज़न हो बीच में, और फॉर्मेशन हो किसकी, प्रोजेनी सेल्स की, प्रोजेनी सेल्स की फॉर्मेशन हो कंटेनिंग इंटेक्ट जीनोम, जिनके अंदर क्या होते हैं, इंटेक्ट जीनोम्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अभी हमने ये 5 लाइन्स पढ़ी, तो इसको हम रिवाइज करते हैं। सेल डिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सेल डिवीजन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, जब डिवीजन होती है सेल की, डीएनए रेप्लिकेशन होती है और जो सेल ग्रोथ होती है वो भी होती है। ठीक है, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। ठीक है, ऑल दिस प्रोसेसेस, दैट इज सेल डिवीजन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, सेल ग्रोथ हो गया, एंड हैव टू टेक प्लेस इन ए कोऑर्डिनेटेड वे। ये सारा एक कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर होता है। ठीक है, क्यों होता है, ताकि अच्छी तरह से डिवीजन हो, टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटेक्ट जीनोम्स, जिनके अंदर इंटेक्ट जीनोम्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, उसके बाद मैं आपको सेल साइकिल की प्रॉपर डेफिनेशन सुनाती हूँ। एक सीक्वेंस किसका, इवेंट्स का, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, जिसके कारण जो सेल होता है वो डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को। ठीक है, सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, सिंथेसाइज करता है बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो सेल के, और आगे जाके इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, आगे जाके 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसको इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो सेल ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, सेल ग्रोथ जो होता है, अगर हम इसको मतलब कि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के मतलब कि टर्म्स में बात करें, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है? सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। जो डीएनए सिंथेसिस होती है वो एक स्पेसिफिक स्टेज में होती है, अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। जो डीएनए सिंथेसिस होती है वो एक स्पेसिफिक स्टेज में होती है, किसके अंदर, सेल साइकिल के अंदर। और जो सेल ग्रोथ होता है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, जो सेल ग्रोथ होती है साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के टर्म्स में, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। उसके बाद है डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। ठीक है, द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम डीएनए कहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसको, डॉटर न्यूक्लियाई को। कैसे? बाय कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स। एक सीरीज होती है किसकी, इवेंट्स की, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे डीएनए जैसे डीएनए हो गए, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डॉटर न्यूक्लियाई को बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स, बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स मतलब इवेंट्स होते हैं ना, ये जो वो जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होते हैं। दीज इवेंट्स आर दमसेल्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ठीक है, तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ा, इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, cell division is a very important process in all living organisms. During the division of cell, DNA replication and cell growth also takes place. All these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes. The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into 2 daughter cells is termed as cell cycle. ठीक है, ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पहले 2 पैराग्राफ्स। तो अब दूसरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है ये मैं आपको सुना देती हूँ। इसमें सेल साइकिल की जो डायग्राम डेफिनेशन है वो देखो, सीक्वेंस हो रहे हैं इवेंट्स के बाय विच सेल डुप्लीकेट्स जीनोम, जिससे सेल डुप्लीकेट करता है जीनोम को और मतलब सिंथेसाइज करता है बाकी कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं सेल के उसको, और इवेंचुअली डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में। इसको हम सेल साइकिल कहते हैं। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी आप अपने हिसाब से
देख लो कि सेल डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डिवीज़न होती है सेल की, और सेल क्या होता है, सेल ग्रोथ होती है। ये आपने देखना है कि ये प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, सबसे पहले ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलिस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। देखो, जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर ह्यूमन सेल ही आएगा ना, सिंपल सी बात है। ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलिस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। पहले हम ह्यूमन सेल्स को देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर, तो देखते हैं। ठीक है, दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। देखो, जो ह्यूमन सेल होता है वो डिवाइड करता है वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। 24 आवर्स में एक बार ही डिवाइड करता है कौन, ह्यूमन सेल। ठीक है, हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। ये जो ड्यूरेशन होती है किसकी, सेल साइकिल की, वो वेरी करती है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करती है, वेरी करती है, एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। और सेल टाइप टू सेल टाइप भी क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। देखो, ठीक है, अब जो यीस्ट है, ठीक है, इसको हम पकड़ते हैं। यीस्ट है वो अपना सेल साइकिल कंप्लीट करती है 90 मिनट्स में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यीस्ट फॉर एग्जांपल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में वो कंप्लीट करती है। ठीक है, दूसरा जो सेल साइकिल होता है वो डिवाइड होता है किसके अंदर, इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। सेल साइकिल जो होता है वो डिवाइड होता है 2 बेसिक फेजेस के अंदर। कौन सी है वो 2 बेसिक फेजेस, इंटरफेज और एम फेज। अब ये एम फेज क्या है, एम फेज इज माइटोसिस फेज, मियोसिस नहीं, माइटोसिस फेज है। ठीक है, अब देखो जो फेजेस ऑफ सेल साइकिल है, इसको जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है इसको हम फिर से पढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको बोला कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो इलस्ट्रेट होता है बाय ह्यूमन सेल्स। मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या आएगा, ह्यूमन का सेल आएगा। कब कब डिवाइड होता है ये, 24 वंस इन 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स में एक बारी। अब यीस्ट की एग्जांपल लेते हैं। यीस्ट 90 मिनट्स याद रखना है। आगे जाके 2 फेजेस में डिवाइडेड होगा। कौन सी फेजेस है, इंटरफेस और एम फेज, जिसको बोलते हैं माइटोसिस फेज। अब हम इसको एक बार पढ़ते हैं। A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cells in culture. These cells divide once in approximately every 24 hours. However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. Yeast, for example, can progress through the cell cycle in only about 90 minutes. The cell cycle is divided into 2 basic phases, interphase and M phase. M phase is mitosis phase. ठीक है, नेक्स्ट एम फेज को देखते हैं, झांक के देखते हैं, इसकी ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। एम फेज, द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। जब एक्चुअल सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन जब एक्चुअल में होती है, ऐसे क्या झूठी मूठी होती है, चलो आप याद रखो। एक्चुअल सेल डिवीजन कब होती है, एम फेज में। द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स। ठीक है, एंड द इंटरफेस रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। 2 हमने बड़ी चीज़ें, इंटरफेस और एम फेज। एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, एंड एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन 2 एंड इंटरफेस रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। इस साइड भी एम फेज है, इस साइड भी एम फेज है, उसके बीच में जो फेज है वो कौन सी है, इंटरफेज है। ठीक है, it is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division properly lasts for about an hour. देखो, सेल डिवीज़न जो होती है ना, 24 आवर की एवरेज ड्यूरेशन जो होती है उसके अंदर सिर्फ एक और होती है, मतलब 1 और होती है। क्या होती है, सेल डिवीज़न, मतलब माइटोसिस। और जो इंटरफेस होती है वो 95% जो ड्यूरेशन होती है उसमें सिर्फ इंटरफेस होती रहती है। समझ आई आपको, इंटरफेस 95% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन में होती है, और जो एम फेज होती है, मतलब सेल डिवीज़न होती है, वो होती है 1 आवर में। 24 आवर्स में से सिर्फ 1 आवर में। अब नेक्स्ट आ जाएगा, हमने जो ये वाला पैराग्राफ पढ़ा इसको रीड करते हैं। द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स, एंड द इंटरफेस रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल of a human cell, cell division properly lasts for about an hour. The interphase lasts for more than 95% of the duration of cell cycle. हो गया, नेक्स्ट। द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। जो एम फेज है वो स्टार्ट होता है किससे, न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब एम फेज जो होता है, मतलब माइटोसिस फेज, उसके अंदर सबसे पहले क्या होती है, न्यूक्लियर की डिवीजन होती है।
द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन, एम फेज में सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगी। द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, जिसके अंदर क्या होगा, सेपरेशन होगी किसकी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। देखो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा एम फेज में, कोरिस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, जिसमें मतलब कि क्या होगा, सेपरेशन होगी किसकी, डॉटर न्यूक्लियाई की, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। ठीक है, और यूजली एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसके आगे जाके क्या होगा, डिवीजन होगा किसका, साइटोप्लाज्म का, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। वो जो इंटरफेस दो कॉल द रेस्टिंग फेज इज द टाइम व्हेन द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। जो इंटरफेस होता है जिसको हम रेस्टिंग फेज कहते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इंटरफेस को हम क्या कहते हैं, और रेस्टिंग फेज कहते हैं। द इंटरफेस दो कॉल द रेस्टिंग फेज इज द टाइम व्हेन द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, इसमें ना सेल प्रिपेयर कर रहा होता है अपने आप को, मतलब जैसे कोई युद्ध पे जाने के लिए तो कपड़े कुपड़े पहन रहा होता है, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह ऐसा कुछ पहन रहा हो। ठीक है, तो द इंटरफेस दो कॉल द रेस्टिंग फेज इज़ द टाइम व्हेन द सेल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ, क्या क्या करता है ये, सेल ग्रोथ करता है उसके प्रोसेस में, जब ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, और क्या करता है, डीएनए की रेप्लिकेशन करता है एक ऑर्डरली मैनर में, एक ऑर्डरली मैनर के अंदर करता है। और इंटरफेस आगे जाके डिवाइडेड होता है तीन फर्दर फेजेस में, किसके अंदर डिवाइड होता है, तीन फर्दर फेजेस के अंदर आगे जाके इंटरफेस डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो हमने जो ये वाला पैराग्राफ पढ़ा है इसको फिर से रीड करते हैं। द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन, एम फेज में सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, आगे जाके क्या होगा, यूजली एंड्स विद एंड में क्या होगा, डिवीजन होगा किसका, साइटोप्लाज्म का, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ये भी पढ़ेंगे हम आगे जाके। और इंटरफेस को हम कहते हैं रेस्टिंग फेज, इसमें सेल जो होता है प्रिपेयर कर रहा होता है अपने आप को सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, और क्या क्या कर रहा होता है उस दौरान, वो सेल ग्रोथ कर रहा होता है और डीएनए की रेप्लिकेशन कर रहा होता है ऑर्डरली मैनर में। ठीक है, अब ये जो इंटरफेस होता है ये फर्दर डिवाइडेड होता है तीन फेजेस के अंदर। G1 फेज जिसको हम क्या कहते हैं, गैप 1 फेज, एस फेज जिसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज, उसके बाद G2 फेज। ठीक है, गैप 2 फेज। G1 पता ना आपको, मूवी देखिए ना रावण, उसमें G1। ठीक है, फिर आगे पुट्टी बनाती है टैना। ठीक है, देखो G1 फेज होती है गैप 1 फेज। ठीक है, दूसरा होता है हमारा एस फेज जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज, और तीसरी आती है हमारी G2 फेज जिसको हम कहते हैं गैप 2 फेज। ठीक है, हो गया। G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। देखो गैप 1 फेज क्या होता है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यार ये लाइन ना आपको रटनी पड़ेगी, देखो ये लाइन आपको रटनी ही पड़ेगी। G1 फेज क्या होता है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, इसके अंदर क्या होता है, इंटरवल होता है, इसके अंदर माइटोसिस इंटरवल हो रहा है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, मतलब क्या होता है इसके अंदर, इंटरवल जो होता है ना, मतलब ये कॉरेस्पॉन्ड करता है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस और किसके अंदर, एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो इनिशिएशन होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, उन दोनों के बीच में कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और G1 फेज में क्या होता है, जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूसली ग्रोथ, मतलब कंटिन्यूसली ग्रो भी करता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव भी होता है और रेप्लिकेट नहीं करता है किसको, डीएनए को। ये गैप 1 फेज कंप्लीट हो गया। देखो इधर G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है, द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो भी करता है बट डू नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। ठीक है, गैप 1 फेज कंप्लीट हो गया। एस फेज, एस और सिंथेसिस फेज, ठीक है, मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ये एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगी और डीएनए सिंथेसिस होगी। ठीक है, देखो ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। देखो इसके अंदर क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है ना, डीएनए का अमाउंट वो डबल होता है बट क्रोमोसोम का अमाउंट डबल नहीं होता। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ 2C। अगर इनिशियल अमाउंट जो है डीएनए की वो 2C है तो वो आगे जाके 4C बन जाएगा डीएनए की।
हाउएवर देयर इज़ नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम नंबर के अंदर कोई इंक्रीज नहीं आएगा इफ़ द सेल हैज़ डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट जी एन, मतलब जीवन। देखो, अगर सेल के पास 2n या फिर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं किसके अंदर, जीवन फेज में, तो वो आगे जाके एस फेज में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने आएंगे, सेम रहेंगे। ठीक है। अब देखो, इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज, जब एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, एस फेज के दौरान जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो होती है न्यूक्लियस के अंदर। देखो, इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगन्स इन द न्यूक्लियस। डीएनए रेप्लिकेशन किसके अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। सेंट्रियोल क्या होता है, डुप्लीकेट करता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन बिगन्स इन द न्यूक्लियस। डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है और सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। हाँ, तो मैं आपको कह रही थी कि जो देयर इज़ नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, जब मतलब कि क्या होता है यार, मेरे को एलर्जी हो गई है शायद, छोड़ो। देखो, क्रोमोसोम नंबर के अंदर कोई इंक्रीज नहीं आता। ठीक है। अगर उसके बाद डिप्लॉयड यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो एस फेज में भी, इवन आफ्टर एस फेज के बाद भी उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। अब एनिमल सेल्स में क्या होता है, जो एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है। ठीक है। और सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर देता है साइटोप्लाज्म के अंदर। देखो, सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर देता है साइटोप्लाज्म के अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है एनिमल सेल्स के अंदर। हो गया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द G2 फेज, जब G2 फेज शुरू होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन सेंथेसाइज्ड हो जाते हैं। प्रोटीन्स आर सेंथेसाइज्ड इन प्रेपरेशन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस के प्रेपरेशन में प्रोटीन्स सेंथेसाइज होना शुरू कर देते हैं। प्रोटीन्स आर सेंथेसाइज्ड, ठीक है, प्रोटीन सेंथेसाइज हो जाते हैं। वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, जो सेल ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, कंटिन्यू रहती है। सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। Next, some cells in adult cells do not appear. Some cells in adult animals do not appear to exhibit division. Example, heart cells. कुछ cells के अंदर division नहीं होती। कौन से cells हैं भाई, वो heart cells। ठीक है। एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, और भी बहुत सारे सेल्स हैं जो सिर्फ ओकेजनली डिवाइड करते हैं। एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट, जैसे कि कुछ सेल्स रिपेयर करने हैं क्योंकि इंजरी हो गई है किसी के अंदर और सेल डेथ हो गई है। ठीक है। दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, ये वो सेल्स जो डिवाइड नहीं करते हैं फर्दर, वो एग्जिट कर देते हैं जीवन फेज को और एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। कौन सी है वो इनएक्टिव स्टेज, क्विसेंट स्टेज, G0 फेज। ठीक है। अब ये क्या है भाई, G0 ऑफ द सेल साइकिल। अब इसके अंदर क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना इस स्टेज में, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं। तो हम पढ़ रहे थे G0 फेज। ठीक है, इसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ते हैं। देखो, जो सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं वो आगे जाके एग्जिट कर देते हैं जीवन फेज को और आगे जाके एक इनएक्टिव स्टेज में चल जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज कहते हैं सेल साइकिल की, जिसको हम बोलते हैं G0। ठीक है। सेल्स जो होते हैं इस स्टेज में वो मेटाबॉलिकली क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है। बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेटिव, मतलब मेटाबॉलिकली क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और आगे जाके मतलब कि प्रोलिफरेट नहीं करते। नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू, जब तक उनको कहा नहीं जाए वो आगे जाके कोई प्रोलिफेट नहीं करते हैं। ठीक है, क्या नहीं करते, प्रोलिफरेट नहीं करते। ठीक है। नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अंटिल कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ कि वो प्रोलिफरेट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से समझ नहीं आया होगा आपको। हम यहाँ से पढ़ते हैं G0 फेज से, हाँ G0 फेज से। ड्यूरिंग द G0 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रेपरेशन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस की प्रेपरेशन के लिए प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं। सेल ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है। हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं करता है। सम सेल्स इन द एडल्ट सेल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। एग्जाम्पल, हार्ट सेल्स। एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज, जो डिवाइड नहीं करते वो आगे जाके एग्जिट करते हैं कौन से फेज को, G1 फेज को, और एंटर करते हैं इनएक्टिव स्टेज को, जिसको हम क्या कहते हैं, क्विसेंट स्टेज कहते हैं। ठीक है। सेल्स जो होते हैं इस
मतलब स्टेज में वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाते हैं, नो लॉन्गर प्रोलिफरेट नहीं करते हैं आगे जाके अंटिल कॉल्ड ऑन टू डू सो, जब तक उनको कहा नहीं जाए, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सो इसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सारा। ठीक है, तो इन द एंड इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या था कि एक इनएक्टिव स्टेज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्वेसेंट स्टेज कहते हैं। सेल्स जो होते हैं इसके अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और प्रोलिफरेट नहीं करते जब तक उनको कहा ना जाए। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सर। डिवाइड कौन सा सेल नहीं करती, हर्ट सेल्स। ठीक है, और बाकी भी बहुत सारे होते हैं जो कि इस तरह डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे मतलब कि सेल्स जो होते हैं इंजरी के दौरान, देखो दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी, और सेल डेथ, जो सेल डेथ के बिना सेल डेथ मतलब जब सेल की डेथ हो जाती है तब, और या फिर इंजरी होती है तो वो वाले सेल्स जो मतलब डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो देखो अब आ जाएगा ये साइड बॉक्स बना हुआ है, इसको देखते हैं। यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल्स। देखो आपने माइटोसिस देखी होगी किसके अंदर, अनियन रूट टिप के सेल्स के अंदर 16 क्रोमोसोम्स होते हैं अनियन के अंदर, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अनियन रूट टिप के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर 16 क्रोमोसोम्स याद रखना है आपने, इन ईच सेल, हर एक सेल के अंदर। ठीक है, चलो बाकी छोड़ो ये। उसके बाद ये डायग्राम दिखा देती हूँ मैं आपको। ये डायग्राम देखो, ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स फ्रॉम 1 सेल। 2 सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है एक सेल से, उसका सेल साइकिल का ये एक डायग्राम है। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स फ्रॉम 1 सेल, ये है। ठीक है, गोला, इस गोले में क्या, 1 2 3 4 4 कोने हैं। ये कौन सा है, G1 सबसे पहला वाला, ये है S, ये है G2, ये M होगा। ठीक है, ये M फेज है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको। ठीक है, एम फेज में क्या है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, साइटोकाइनेस है, ये हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको। और देखो जो ये है ना, ये क्या है, एम फेज है। क्या है ये वाला, ये वाली साइड क्या है, ये एम फेज है, ये वाली साइड। ठीक है, तो ये इधर है G0 फेज, जो कि क्या होती है, इनएक्टिव स्टेज होती है। ठीक है, क्विसेंट स्टेज कहते हैं इसको। ठीक है, तो बाकी ये 2 सेल्स हैं, आगे जाके फॉर्मेशन कर रहे हैं किसकी, इंडिकेटिंग 2 सेल्स फ्रॉम 1। देखो डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स फ्रॉम 1 सेल, एक सेल से मतलब 2 सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं।